नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल विवेकानंद में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन का 6 चैप्टर है ये। बाकी चैप्टर्स हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो उसकी वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा 6 चैप्टर है ये, खेलों में परीक्षण एवं मापन। यानी कि जो खेलों में परीक्षण और मापन है, किस तरीके से आखिरकार जो एक खिलाड़ी होता है और किस तरीके से जो एक खिलाड़ी होता है और कैसे वो कार्य करता है और खेलों में किस तरीके से उसका प्रदर्शन रहता है और कौन कौन सी इस चैप्टर में आखिरकार हम पढ़ेंगे कौन कौन सी विधियाँ होती है तो कि जो कि एक खिलाड़ी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी खेल को खेलने से पहले। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं। पहले हमें टॉपिक्स जान लेते हैं कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो टॉपिक जान लेते हैं एक बार क्या क्या है। पहला है वसा के प्रतिशत की गणना किस तरीके से की जाती है, यानी कि जो वसा होती है ना, इसकी गणना किस तरीके से की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा है कि इसी के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि फोल्ड फार्मूला क्या होता है और फिडली का स्किन फोल्ड क्या होता है। और यानी कि जो लड़की होती है उसके मतलब कि 6 से लेकर के 17 वर्ष की शारीरिक क्षमता कितनी होती है। ठीक है, तो इसकी होती है 0.161 और इसकी स्किन फोल्ड का योग जो होता है उसे प्लस करने के बाद हमारा जो होता है उसका आंसर निकल आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये लड़का और लड़की में किस तरीके से आखिरकार वसा की प्रतिशत की गणना किस तरीके से की जाती है इसके फॉर्मूला से। ठीक है, जो कि मैंने पहले ही आप लोग को दिखा दिया ये कैसे किया जाता है, उसकी क्या विधि होती है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारा है मांसपेशियाँ शक्ति परीक्षण क्या होती है, कॉस बॉबर परीक्षण क्या होता है, गामक क्षमता परीक्षण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे क्या होता है आखिरकार ये, और ऑफर परीक्षण क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट हमारा है सामान्य गामक पुष्टि। जो सामान्य गामक पुष्टि होता है क्या होता है, किस तरीके से होती है, इसकी कौन कौन सी विधियाँ होती हैं इनके बारे में जानेंगे। तथा बैरो 3 सामान्य मंद क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके चौथे के अंदर हम ये भी पढ़ेंगे कि आखिरकार स्टैंडिंग ब्रॉड कूद क्या होता है, किस तरीके से कूदा जाता है, टेढ़ी मेढ़ी दौड़ किस तरीके से होती है, ऐसी मतलब जो टेढ़ी मेढ़ी तरह की जो दौड़ होती है वो किस तरीके से होती है और वो खिलाड़ियों के प्रति किस तरीके का प्रदर्शन रहता है उसमें, उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, और छठा हमारा है हृदय पेशियाँ। जो हृदय पेशियाँ होती है उसकी क्षमता परीक्षण, यानी कि हार्वर्ड स्टेप परीक्षण और रॉक फोर्ट परीक्षण क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और 6 पॉइंट हमारा है शारीरिक क्षमता की गणना किस तरीके से की जाती है, उसकी सांख्यिकी क्या है। और 7 पॉइंट हमारा आखिरी पॉइंट है रिकली और जोन्स परीक्षण वरिष्ठ नागरिक क्षमता परीक्षण क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार जो एक खिलाड़ी होता है किस तरीके से उसकी क्षमताओं को प्रदर्शित किया जाता है। और उसकी जो जैसे कि रिकली और जोन्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए कि किस तरीके से आखिरकार इनका जो होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन, उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं परीक्षण यानी कि टेस्ट क्या होता है। पहले हम ये जान लेते हैं कि टेस्ट होता क्या आखिरकार। ठीक है, तो टेस्ट के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार किसी भी खिलाड़ी को खेलने से पहले उसके लिए किस तरीके से फिटनेस की टेस्टिंग की जाती है, उसके हर एक तरीके की, मतलब इसको कोई किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है, HIV नहीं है, या फिर कोई किसी प्रकार का कोई एड्स की बीमारी तो नहीं है, कोई खून से रिलेटेड कोई बीमारी, कोई शारीरिक बीमारी तो नहीं है, कोई अंदरूनी बीमारी तो नहीं है, कोई मानसिक बीमारी तो नहीं है। ठीक है, तो इसकी पूर्ति करने के लिए जो होता है खिलाड़ी का जो होता है उसके लिए टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो प्रयोग में किए जाने वाले, यानी कि हम ये जानेंगे कि इसकी डिफिनेशन क्या आखिरकार टेस्ट की। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये है कि प्रयोग किए जाने के उद्देश्य से, यानी कि इन विधियों का प्रयोग किए जाने के उद्देश्य से खिलाड़ियों से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने की विधि को परीक्षण कहा जाता है। यानी कि एक खिलाड़ी है, मान लीजिए विराट कोहली हैं हमारे देश के, जो मतलब कि पहले कैप्टन थे पर अब नहीं हैं, तो क्रिकेट टीम के, तो विराट कोहली नहीं है। ठीक है, उनका मान लीजिए कि फिटनेस हर एक चीज़ चेकअप किया जाता होगा पूरी तरीके से, उनकी फिटनेस कैसी, उनके मानसिक रूप से किस तरीके से है, किसी से मान लीजिए जैसे कि बॉल आती है तो गुस्सा नहीं होना, किस तरीके से, मतलब हर एक चीज़ उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ही किए जाते हैं। पूरी जो एक खिलाड़ी होती है ना उसकी पूरी सही से चेकअप की जाती है कि किसी प्रकार की उसको मानसिक बीमारी ना हो, किसी शारीरिक बीमारी ना हो, ठीक है, अंदरूनी बीमारी ना हो। तो इसी प्रकार से जो खिलाड़ी होता है ना उसकी टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे हमारा है मापन, यानी कि जो मापन होता है इसके बारे में जान लेते हैं क्या आखिरकार मापन क्या होता है। ठीक है, मापन किसे कहते हैं। मापन
ये मुख्य रूप से संख्यात्मक आंकड़े, यानी कि ये संख्यात्मक आंकड़े एकत्रित करने हेतु प्रयोग में आने वाले उपकरण तथा तकनीकों का उपयोग किया जाता है इसके अंतर्गत, ठीक है। और दूसरा, हम इसे ना मापन को ना किस तरीके से आखिरकार संख्यात्मक रूप से जैसे कि हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका किस तरीके से दूसरे रूप से हम शब्दों में कह सकते हैं, तो दूसरा ये है कि मापन एक उपकरण है। मान लीजिए एक मापन ना किसी भी विधि को, जैसे कि कोई जिम करता है तो उसके लिए कौन कौन सी विधियां करनी होती है, क्या क्या उसको कितना वेट उठाना पड़ता है, कितना उसको एक्सरसाइज करना पड़ता है, कितना घंटा उसको जो होता है कि रूटीन के रूप में जो डेली जो होता है रूटीन के हिसाब से अपना जिम करता है, कुछ भी करते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ना मापन करते हैं, उन उपकरणों का उपयोग करते हैं, ठीक है। मापन एक उपकरण है, यानी कि जो मापन होता है एक उपकरण होता है जिसके द्वारा हम खिलाड़ियों की आवश्यकताओं को, यानी कि उनकी आवश्यकताओं, जो खिलाड़ी होते हैं उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, क्षमताओं की पूर्ति करते हैं तथा योग्यताओं तथा दृष्टिकोण के विषय में जानकारी जुटाते हैं। यानी कि उनके बारे में हम एक हिसाब से फिटनेस से रिलेटेड, मान लीजिए जिम से रिलेटेड, तो कितना इन्होंने वार्म अप किया है, कितना इन्होंने जिम किया है, कितना मतलब पुशअप्स किए हैं, तो हर एक चीज़ नोट डाउन किया जाता है उसी मशीन के अकॉर्डिंग। तो यही एक हिसाब से खिलाड़ी को, मतलब खिलाड़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी भी होते हैं और खिलाड़ी से जुड़ी एक तरीके से फिटनेस बनाने वाली जो होती है मशीन के रूप में कहा जाता है। तो इसे मापन कहा जाता है, जो कि एक मशीनरी के द्वारा किया जाता है, जो कि एक मानव उसे नोट डाउन करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला हमारा पॉइंट है गामक पुष्टि परीक्षण किसे कहते हैं। यानी कि जो गामक पुष्टि परीक्षण क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं कि अगर जो गामक होता है ना ये क्या होता है और ये आखिरकार पाया होता क्या है, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन सी जो पुष्टिकरण होते हैं ना, परीक्षण करने की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। गामक पुष्टि परीक्षण यानी कि किसी खिलाड़ी, यानी कि जो मान लीजिए किसी खिलाड़ी के द्वारा किसी खेल में प्रभावशाली रूप से प्रदर्शन करने की क्षमताओं को गामक पुष्टि परीक्षण कहा जाता है। यानी कि जो एक खिलाड़ी होता है ना, मान लीजिए कोई भी खिलाड़ी, मान लीजिए एक होता है भारत टीम का, मान लीजिए क्रिकेट टीम, फुटबॉल, किसी भी एक खिलाड़ी को मान लीजिए ले लीजिए आप, ठीक है। लेने के बाद उस खिलाड़ी को ना, उस खिलाड़ी के द्वारा खेल में प्रभावशाली, यानी कि एक खेल में किस तरीके से अपने आप को प्रभावशाली ढंग से दिखाता है कि उस खिलाड़ी के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई बीमारी ना हो, ठीक है। वो फिटनेस रूप से भी पूरी तरीके से फिट हो एकदम से, तो अपना प्रदर्शन काफ़ी अच्छा और प्रभावशाली दिखाने के लिए काफ़ी जो लोगों को आकर्षित कर सके कि हाँ ये इस बंदे में दम है, ठीक है। तो उसी तरीके से किया जाता है कि आखिरकार जो क्षमताएं होती है ना उनको मापने के लिए और एक जो खिलाड़ी के द्वारा प्रभावशाली ढंग से अपनी खेल को दिखाने के लिए प्रदर्शन करने के लिए होता है। तो उसके लिए ही पुष्टि परीक्षण का मापन किया जाता है, इसे ही मुख्य रूप से पुष्टि परीक्षण कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं गामक पुष्टि परीक्षण कौन कौन से होते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि गामक पुष्टि परीक्षण कौन होते हैं, यानी कि जो एक खिलाड़ी होता है ना किस तरीके से आखिरकार अपना प्रदर्शन अच्छा दिखाने के लिए गामक पुष्टि का परीक्षण करता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार जो गामक पुष्टि परीक्षण होता क्या गया, ठीक है, कि आखिरकार जो गामक पुष्टि परीक्षण है यह है किस तरीके से, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसके अंतर्गत पहला हमारा पॉइंट आता है 50 मीटर स्टैंडिंग परीक्षण। यानी कि जो 50 मीटर का स्टैंडिंग परीक्षण होता है ये क्या है आखिरकार। जैसे कि यहाँ डायग्राम से भी मैंने आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया, समझाने का कि किस तरीके से आखिरकार जो 50 मीटर की स्टैंडिंग दौड़ होती है, परीक्षण होता है, इसमें क्या होता है आखिरकार खिलाड़ियों को पहले 4 या 5 खिलाड़ियों को खड़ा कर दिया जाता है। उसके बाद उनको कहा जाता है कि तेज़ी गति से एथलीट के रूप में जो एथलीट होते हैं, जैसे कि एथलीट आपने टोक्यो ओलंपिक देखा होगा तो उसमें किस तरीके से जो खिलाड़ी होते हैं ना दौड़ते हैं, 100 मीटर की रेस होती है, 800 मीटर की रेस होती है, 400 मीटर की रेस होती है, 50 मीटर की रेस होती है। तो जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड खिलाड़ी आते हैं उनको ही मुख्य रूप से प्रदर्शन का जो हक होता है, जो ट्रॉफीज होती हैं उनको ही मुख्य रूप से दी जाती है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें जो होती है खिलाड़ी की ना गति मापी जाती है, कितनी गति से कितनी रफ्तार से जो एक खिलाड़ी होता है ना वो अपने लक्ष्य तक पहुंच रहा है, ठीक है। उसके अंदर जो पहला खिलाड़ी होता है उसे ही मुख्य रूप से फर्स्ट प्राइज दिया जाता है। तो ये देखते हैं कि आखिरकार जो 50 मीटर की स्टैंडिंग परीक्षण होती हैं इसमें आखिरकार जो खिलाड़ियों से रिलेटेड होते हैं ना इसमें परीक्षण किया जाता है उनका कि क्या होता है आखिरकार जो कितनी गति से जो एथलीट होते हैं वो दौड़ते हैं, ठीक है।
कितनी गति से जो एथलीट होते हैं वो दौड़ते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा जैसे कि एथलीट के त्वरण गति, यानी कि जो एथलीट होते हैं उसकी त्वरण गति को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारा है मापने की टेप। जो मापने की टेप होती है ना, एक हिसाब से जो मापने की टेप होती है वो मुख्य रूप से जो कोच होता है उसके ही हाथ में होती है। ठीक है, मापने की टेप विराम, घड़ी मार्किंग या फिर कौन समतल सतह होनी चाहिए। यानी कि इसका अर्थ क्या है कि जो खिलाड़ी सबसे पहले वहाँ पर पहुँचा उसे ही मुख्य रूप से उसी टाइम पर मेंशन कर दिया जाता है कि क्या आखिरकार जो कौन सा खिलाड़ी किस टाइम पर पहुंचा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से रेस शुरू हुई, इतना तेज भागते हैं, फिर वहाँ पर भी एक व्यक्ति खड़ा रहता है और टाइम वो मेंशन करता है कि कौन सा खिलाड़ी मतलब एथलीट है किस टाइम पर पहुंचा है और कितना सेकंड पर पहुंचा है, पहले पहुंचा है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड का भी मेंशन किया जाता है, आखिरकार सेकंड का भी सेकंड में मेंशन किया जाता है कि कितने सेकंड से वो जो व्यक्ति होता है पहुंचा है, फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया। 1 या 2 सेकंड से भी जो व्यक्ति होते हैं आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा है 600 मीटर दौड़ पैदल चाल परीक्षण। इसका अर्थ क्या है कि 600 मीटर तक की इसमें पैदल चाल परीक्षण होती है। 600 मीटर तक के लिए जो खिलाड़ी होते हैं, एथलीट होते हैं, उनको दौड़ना होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको जो होता है फिनिशअप करना होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से चाल के अनुसार ही जो होती है इस पूरे सर्कल को पूरा करना पड़ता है। ठीक है, जो सर्कल होता है इसका राउंड ऑफ होता है, इसको पूरा करना पड़ता है। और जो खिलाड़ी होता है ना, इसमें पैदल चाल चलता है, पैदल चाल गति से तेज, यानी कि पैदल चाल गति तेज चलने की प्रक्रिया होती है कि आखिरकार जो एक खिलाड़ी होता है किस तरीके से जो मतलब बहुत ही तेज़ी गति से चलते हैं। जैसे कि हम मार्केट में कभी कभी जाते हैं तो दौड़ नहीं पाते, तो तेज़ी गति से हम चलते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से मान लीजिए कि ये है पैदल चाल परीक्षण है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एथलीट की एरोबिक पुष्टि को मापा जाता है। एरोबिक पुष्टि का मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन लेने की क्षमता होती है, ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता होती है ना, उसे हम मुख्य रूप से हम एरोबिक पुष्टि कहा जाता है। जैसे कि ऑक्सीजन कितना हम ले रहे हैं, कितना हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की अंतर्ग्रहण कितनी, हमारी अंदर कितनी क्षमता है, उसके बारे में हम जो एरोबिक पुष्टि है ना उसको मापा जाता है। एरोबिक पुष्टि ही मुख्य रूप से यही होता है। बाकी अगले चैप्टर हम एरोबिक पुष्टि के बारे में पूरी जानकारी से पढ़ेंगे कि आखिरकार होता क्या है। ठीक है, और दूसरा है धावन पथ, यानी कि मार्किंग कौन कौन से हैं तथा रिकॉर्डेड से विराम घड़ी आदि इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। अगला पॉइंट हमारा है थर्ड पॉइंट हमारा है चेयर सिट एंड रिच परीक्षण। इसका अर्थ क्या है कि जो एक खिलाड़ी होता है ना, किस तरीके से आखिरकार जो चेयर पर, मान लीजिए इसके लिए कौन कौन से उपकरण भी होते हैं, डायग्राम से आप समझ सकते हैं, इसकी विधि पूरी समझ सकते हैं कि क्या क्या चाहिए होता है। एक टेबल चाहिए होता है, टेबल पे जाकर के बैठना होता है, हमें थोड़ा आगे टेबल से होना पड़ता है। ठीक है, टेबल से थोड़ा आगे हो जाएंगे, उसके बाद में अपने जो होता है कि दाएं हाथ को, ठीक है, दाएं हाथ को दाएं हाथ से, दाएं पैर को मतलब दाएं पैर को दाएं हाथ से किस तरीके से जो खिलाड़ी होता है ना छूता है, किस तरीके से पकड़ता है, तो यही होता है कि चेयर सिट एंड रिच परीक्षण। इसका अर्थ यही होता है कि किस तरीके से खिलाड़ी जो होता है वो मापता है अपने पैर को, मतलब सीट पे बैठ करके अपने पैरों के द्वारा किस तरीके से खिलाड़ी जो होता है उसके परीक्षण करता है, उसके बारे में। तो इसके पॉइंट्स क्या क्या एक बार पढ़ लेते हैं। पहला है एथलीट का लचीलापन मापने का लिए किया जाता है, यानी कि किसी ना किसी खिलाड़ी को आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा उनका शरीर होता है, बहुत ज़्यादा टाइट होता है। ठीक है, इतना ज़्यादा लचीलापन नहीं होता है, तो उसको मापने के लिए इस क्रिया का उपयोग किया जाता है। और दूसरा पॉइंट हमारा है सिट एंड रिच बॉक्स मापने की टेस्ट होती है, यानी कि जो एक तरीके की बॉक्स होती है उसको मापने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। डायग्राम से आप सबको समझ सकते हैं कि आखिरकार जो डायग्राम है ना उसके अकॉर्डिंग क्या क्या विधि हो रही है। ठीक है, तो आगे देखते हैं पार्सल कॉल अप परीक्षण। ये क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। यह कमर की लचक को मापने के लिए किया जाता है। इस विधि का उपयोग मुख्य रूप से यह 2 सेकंड तक अपनी हथेलियों को रोकने तथा नीचे की ओर झुकाना होता है। ठीक है, कॉल अप परीक्षण होता है जो कि एक व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ 2 सेकंड तक की अपनी हथेलियाँ जो होती है ना, अपने हथेली को एक हवा के नीचे, मतलब नीचे जैसे कि हम झुक जाते हैं ना, तो किस तरीके से आखिर जो व्यक्ति होता है ना ऐसे झुक जाता है, तो उसके हथेलियाँ जो होती हैं किस तरीके से उसकी मतलब 2 सेकंड के लिए 3 सेकंड के लिए उसको सिर्फ रोकना पड़ता है। ठीक है, तो यही होता है कॉल अप परीक्षण। आगे देखते हैं
पुशअप्स किसे कहते हैं, यानी कि जो एक तरीके से जो पुशअप होते हैं ना, जैसे कि आपने भी कई बार रूटीन में किया होगा, कभी ना कभी मारने का प्रयास किया होगा। आखिर पुशअप होता है क्या है, मैं भी मार कर देखता हूँ कि जो पुशअप होता है मैं कितना मार लेता हूँ। कोई 20 मार लेता, कोई 50, कोई 100, कोई 150, कोई 10, कोई 5, कोई 2, 3 ऐसे मार पाते हैं पुशअप्स। ठीक है, जिसकी हैबिट बननी होती है, जिसकी जितनी हैबिट बनी होती है उतना ही वो परीक्षण कर सकता है, उतना ही वो पुशअप मार सकता है। ठीक है, तो पुशअप्स किसे कहते हैं, पुशअप्स के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार जो पुशअप्स होते हैं ये होते क्या हैं। तो पुशअप्स जैसे कि डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि है क्या आखिरकार पुशअप, किस तरीके से सही ढंग से मारने का तरीका क्या है, और पुशअप्स मारने का जो तरीका होता है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, उसके बारे में, ताकि आपकी हथेलियाँ और मांसपेशियाँ फटे ना या फिर दर्द ना हो ज़्यादा। ठीक है, उसके बारे में है। तो इसकी जो पुशअप होते हैं इसको कैसे कहते हैं एक बार जान लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, शरीर की ऊपरी शक्ति को मापने, जो शरीर की ऊपरी शक्ति होती है जैसे कंधा हो गया, बाजू हो गए, हमारे पीछे की कोहनी होगी, किस तरीके से इसकी शक्ति को मापा जाता है, तथा साथ ही किसी का सहारा ना लिए बिना पुशअप्स किए जाते हैं। यानी कि जो पुशअप्स होते हैं ना, किसी का इसके अंतर्गत किसी का सहारा नहीं लिया जाता है। इसमें जो पुशअप्स होते हैं केवल अकेले ही लगाने पड़ते हैं, और एक हिसाब से एक टाइम मेंशन कर देना चाहिए कि हाँ 5 मिनट के अंदर मैं 10 या 15 पुशअप्स या 20 पुशअप्स मार लूँगा, जो कि आराम से लग जाएगा। ठीक है, तो इसे ही मुख्य रूप से पुशअप्स किया जाता है, पुशअप्स कहा जाता है। आगे देखते हैं, सटल दौड़ क्या होता है, यानी कि 6 पॉइंट हमारा सटल दौड़ किसे कहते हैं। यानी कि इसका अर्थ क्या है कि एक हिसाब से दौड़ के अकॉर्डिंग ही होता है। ठीक है, जो कि जैसे कि एक खिलाड़ी जो होता है दूसरे, मतलब एक खिलाड़ी जो होता है एक अपने पैर को उठा करके दौड़ता है, उसे ही मुख्य रूप से सटल दौड़ कहा जाता है। यहाँ खिलाड़ी एक घुटने को उठा करके, जो एक खिलाड़ी होता है ना, कई बार आपने देखा होगा, शायद ये दौड़ बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है, बाहर के देशों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है ये शटल दौड़ या फिर कुछ हो, जो भी है। ठीक है, शटल दौड़, तो शायद ये आपने बहुत ही कम देखा होगा। शटल दौड़ होता क्या है, यहाँ एक घुटने को उठाकर दौड़ने की एक विधि होती है, जिसमें हम स्टैंडिंग बोर्ड जंप भी कहा जाता है। यानी कि जो इसको हम ना स्टैंडिंग हृदय वाहिका परीक्षण है, इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार जो हृदय वाहिका परीक्षण क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, तो हृदय वाहिका परीक्षण है, यानी कि हृदय वाहिका का जो पुष्टि होता है, मापन किन किन विधियों के द्वारा किया जाता है और किन किन तरीक़ों के से आखिरकार इनका जो विधि का उपयोग किया जाता है, और कैसे कैसे तथा कौन कौन से परीक्षण हैं इसके लिए उपयोगी होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं और कौन कौन सी आखिरकार जो विधियाँ होती हैं इसके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से आखिरकार जो हृदय वाहिका की पुष्टिकरण कैसे किया जाता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, ये भी एक बार जान लेते हैं। हृदय वाहिका पुष्टि का हृदय फेफड़ों की सही रूप से कार्य करने की मांसपेशियों तथा उसकी ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति की योग्यता करता है, तथा मांसपेशियों द्वारा विभिन्न गतिविधियों हेतु ऊर्जा उत्पादन करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग है तथा योग्यताओं का कार्य के रूप में उपयोग करता है। तो एक हिसाब से शरीर के अंतर्गत जो होती है ऑक्सीजन को लेना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, और किस तरीके से आखिरकार जो हमारा रक्त होता है, खून होता है, किस तरीके से हमारे शरीर के अंतर्गत सभी क्रियाओं के रूप में सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना, ये सारी जो होती है हृदय वाहिका के द्वारा ही की जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसके कौन कौन से जो होते हैं परीक्षण किन किन तरीक़ों से किया जाता है, उसके बारे में जान लेते हैं पहले। ठीक है, तो पहला है हमारा हार्वर्ड स्टेप परीक्षण। हार्वर्ड स्टेप परीक्षण किसे कहते हैं, इसकी क्या विधियां होती हैं, और इसका डायग्राम भी हम पूरी तरीके से समझेंगे किस तरीके से आखिरकार जो हार्वर्ड स्टेप परीक्षण होता है कैसे किया जाता है। तो हृदय वाहिका का पहला परीक्षण हमारा है कि हार्वर्ड स्टेप परीक्षण। ठीक है, इसका पहला पॉइंट है, इसका मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थी को पुनः शक्ति यानी कि प्राप्ति की दर की जाँच करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है उसकी हर फिटनेस को मापना होता है तथा इसे ब्रोहो द्वारा 1943 में विकसित किया गया। यानी कि हार्वर्ड स्टेप विधि जो होता है ना, इसे 1943 यानी कि 1943 में विकसित किया गया था। उसको लाया गया था कि हार्वर्ड स्टेप विधि भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी विधि क्या होती है। इसके द्वारा इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से उपकरण यानी कि कौन कौन से सामान की आवश्यकता होती है इस विधि को करने से पहले, और हम डायग्राम से भी समझेंगे आखिरकार होता क्या है। ठीक है, आवश्यकता उपकरण यानी कि जो आवश्यकता उपकरण होते हैं ना, ये क्या क्या होते हैं, जैसे कि 20 इंच का एक बेंच लेना होता है। ठीक है, जैसे कि ये 20 इंच का बेंच है। ठीक है, यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं आप,
कि इसे लड़कों के लिए तथा 16 इंच का होता है और फिर लड़कियों के लिए 16 किस तरीके से आखिरकार 16 इंच होता है लड़कियों के लिए, और जो लड़कों के लिए होता है ना वो किस तरीके से आखिरकार 16 इंच का होता है और लड़कियों के लिए 20 इंच का होता है। ठीक है, तो इसकी विधि क्या क्या होती है तो हम जानेंगे कि आखिरकार जो आवश्यकता सामग्री क्या होती है इसकी, ये भी जान गए हम। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा है कि सबसे पहले ही व्यक्ति की रेस्टिंग पल्स रेट की गिनती की जाती है, यानी कि जो रेस्टिंग पल्स यानी कि एक सामान्य व्यक्ति, यानी कि जो एक व्यक्ति होता है ना वो एक हिसाब से उसको ना एक सामान्य व्यक्ति होता है उसकी एक हिसाब से रेस्टिंग जो रेस्ट होता है, जो आराम विराम के रूप में होता है, आराम कर रहा होता है, तो उसकी पल्स की जांच की जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में व्यक्ति की बेंच के सामने खड़ा करना पड़ता है। ठीक है, एक व्यक्ति को सामने खड़ा कर दिया जाता है, उसके बाद में फिर उस व्यक्ति को 30 कदम प्रति मिनट की रफ्तार से ऊपर नीचे की और रफ्तार से चढ़ना और उतरना होता है। ठीक है, इस व्यक्ति को जैसे कि एक बेंच है और चढ़ना उतरना बार बार अप डाउन करना पड़ता है उस व्यक्ति को। और तीसरा पॉइंट हमारा है उसे 5 मिनट तक लगातार करनी होती है क्रिया, और यानी कि 150 कदम 5 मिनट के अंदर दौड़ना होता है उस व्यक्ति को। ठीक है, तो आगे देखते हैं हार्ड स्टेप परीक्षण सूत्र क्या होता है, यानी कि जो सूत्र होता है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि जो सूत्र होता है जैसे कि हार्ड स्टेप परीक्षण 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है कि हार्ड स्टेप परीक्षण का सही सूत्र क्या है। 2-4 सूत्र आपको वहाँ दे देंगे, उसके बाद में पूछेंगे कि सही सूत्र क्या है इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो इसकी सूची जो होती है शारीरिक क्षमता सूची सूत्र होती है, इसे मुख्य रूप से कहा जाता है जो शरीर की क्षमताओं को मापने की एक हिसाब से गति होती है। ठीक है, तो पहला है 100 इंटू परीक्षण की अवधि सेकंडों में, यानी कि कितना सेकंड आप उस अवधि को करते हैं, कितना करते हैं परीक्षण। ठीक है, 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, 30 सेकंड, 5 सेकंड, तो उसके अंतर्गत कितना होता है। और दूसरा है पुनः प्राप्ति के दौरान दिल की धड़कनों की संख्या। इसका अर्थ क्या है कि जो विराम अवस्था में आप बैठे हुए होते हैं तो आपकी 72 ऐसे तो नॉर्मली 72 होती है, लेकिन उसके बाद में आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं, लगातार धड़कनें आपकी दौड़ रही हैं, लगातार आप उस क्रिया को करते जा रहे हैं, तो आपकी धड़कनें वाकई कम से कम 80 हो जाती है या फिर 88 हो जाती है, कभी कभी 90 भी हो जाती है। ठीक है, जो धड़कनें होती है ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ी गति से जो होती है फैलने लगती है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी गति से हमारा रोटेशन जो होता है चलने लगता है। ठीक है, तो जो गति होती है ये आप 80 या फिर 85 मान के चलिए। उसके बाद में सेकंडों की गति मान लीजिए 7 है या फिर 5 है, 5 मिनट मान लीजिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसको इंटू कर देंगे, 2 से इसको इंटू कर देंगे, उसके बाद उसका आंसर आपको आ जाएगा, मिल जाएगा। उसके बाद में जो है कि इसकी शारीरिक क्षमता सूची सूत्र जो होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये सूत्र आपके सामने रखा है कि सही सूत्र क्या होता है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा है इसके क्या क्या लाभ होते हैं, यानी कि हार्ड स्टेप विधि जो होती है इसके क्या क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं एक बार। इस परीक्षण में कम उपकरणों की आवश्यकता होती है, यानी कि इस परीक्षण में ज़्यादा उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है, कम से कम उपकरण होते हैं। जैसे कि एक टेबल मान लीजिए, उसका हमें करने होता है, मैं सिंपल और कुछ की आवश्यकता, ना तो इलेक्ट्रिक की आवश्यकता होती है, ना तो अदर टेबल्स की आवश्यकता होती है, ना तो किसी सहारे की आवश्यकता होती है हमें। ठीक है, मुख्य रूप से इस विधि में खर्च बहुत ही कम होता है। ये जो विधि होता है बहुत ही कम खर्च होता है। एक टेबल में कितना रुपया लग जाता है, मुश्किल से घर में भी अगर टेबल पड़ा होता है तो वही यूज़ आपके इस्तेमाल दायक हो सकता है। ठीक है, इसके लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए हमें, यार कि जो सावधानियां होती है ना, क्या क्या बरतनी चाहिए, किस तरीके से बरतनी चाहिए, ताकि हमारे जो स्टेप कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार की कोई गलती ना हो हमसे। ठीक है, तो कदमों की ताल बनाए रखें, यानी कि जो कदम होते हैं उसके एक हिसाब से एक सामान्य स्पीड रखें, उसको एक समान रूप से रखें। जो क्रिया आप कर रहे हैं उसका निरंतर रूप से करते रहिए उसको। तथा तीसरा पॉइंट है अच्छे जूते पहने जिससे कि आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो। इसका अर्थ क्या है कि जूते जो होते हैं हमें नॉर्मली जो शूज़ होते हैं उसको अच्छे से पहनना चाहिए, शूज़ होते हैं। ठीक है, तो जो काफ़ी ज़्यादा मुलायमदायक हो हमारे लिए, काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए, ताकि हमारे पैरों में किसी प्रकार की इंजरी ना हो, किसी प्रकार का चोट ना हो, किसी प्रकार की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो फटे ना, और हमें दर्द महसूस ज़्यादा जल्दी ना हो। इसलिए हमें अच्छे जूते पहनने चाहिए जिससे कि हमें कंफर्टेबल ज़्यादा फील हो। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक पॉइंट हमारा है रॉकफोर्ट परीक्षण। रॉकफोर्ट परीक्षण क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। इसका अर्थ क्या है कि एक व्यक्ति को ना
दौड़ना होता है, दौड़ने के दौरान उसकी दिलों की धड़कनें कितनी तेज़ होती हैं, हार्ट बीट कितना होता है, और इसकी कदम जो होती है कितना लंबा ये कदम ले रहे हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत कितना डिस्टेंस है उसको मापा जाता है, और दिल की धड़कनों को मापा जाता है कि क्या होता है आखिरकार, कितना इनकी धड़कनें होती है, कितनी तेज़ चलती है, ठीक है। रॉकपोर्ट परीक्षण, पहला पॉइंट है, यहाँ परीक्षण ऑक्सीजन की अधिकतम आयतन की विकसित करने के लिए किया जाता है इस क्रिया को। और दूसरा पॉइंट है, इसके द्वारा हवा रहित दिन सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। इसका अर्थ क्या है कि हमारी जो धड़कनें होती हैं उसको ऑक्सीजन रहित बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इस विधि के दौरान हम इस विधि को अगर हम करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन लेवल की जो गति होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन लेवल की जो क्षमता होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। और तीसरा पॉइंट है, इसमें व्यक्ति कम से कम कपड़ों में वजन नोट किया जाता है, यानी कि इसमें मुश्किल से एक आपको स्पोर्ट्स वेयर पहना दिया जाता है, बस काफ़ी है इतना, ठीक है। उसके बाद में इसको नोट किया जाता है, वेट भी नोट किया जाता है इसमें, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है, फिर उसे 1600 मीटर तक कम से कम समय में दौड़ना होता है, यानी कि 1600 मीटर है, उसके बाद में कम से कम इसे दौड़ना होता है उस व्यक्ति को, ठीक है। आगे देखते हैं, डायग्राम से आप अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए मैंने डायग्राम्स लगाया है कि आखिरकार किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले डायग्राम को अच्छे से आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन को आज ज़्यादा आप वैसे समझ जाएंगे कि आखिरकार जो क्वेश्चन है वो है क्या, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है, रेकली तथा जोन्स के वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण, यह क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार जो टॉपिक है यह है क्या, ठीक है। तो देखते हैं, तो अगला हमारा है पॉइंट है, टॉपिक है कि आखिरकार जो यहाँ है क्या, ये रिकली विधि जो है ये है क्या, रिकली और जोन्स की जो विधि है ये है क्या। यहाँ परीक्षण की अवधि 2001 में रिकली ये रिकली है, ठीक है, इसे आप रिकली कर लीजिएगा, ठीक है। रिकली और जोन्स द्वारा पेश की गई थी, यानी कि 2001 में इस विधि को पेश किया गया था रिकली और जोन्स के द्वारा, जो कि वरिष्ठ नागरिकों की पुष्टि के परीक्षण के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है तथा इस विधि में निम्नलिखित क्रियाकलाप करवाए जाते हैं, यानी कि जो जैसे कि अनेक प्रकार के जो क्रियाकलाप होते हैं उसके अंतर्गत करवाया जाता है। उसके बाद में इसके अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाकलाप करवाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। पहला है वरिष्ठ नागरिकों की पुष्टि परीक्षण, यानी कि शरीर के निचले भाग का मापन, यानी कि शरीर के निचले भाग का मापन किस तरीके से किया जाता है। जैसे कि एक खिलाड़ी को मान लीजिए वो अप डाउन करता है तो उसके निचले जो पैर होते हैं किस तरीके से उसके मस्कुलर्स होते हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा मजबूती होती है, मिलती है, अप डाउन या फिर ऊपर नीचे चढ़ता है या फिर उतरता है या फिर उठता बैठता है, तो किस तरीके से उसका परीक्षण किया जाता है उसके बारे में है, ठीक है। पहला तो इसके द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की शारीरिक निचले भाग की शक्ति को मापा जाता है। इसके लिए विधि जो होती है, सबसे पहले कुर्सी पर बैठ जाएं या फिर दोनों हाथ छाती पर मोड़कर बैठ जाएं। इसका अर्थ क्या है, छाती पर रखकर अपने हाथों को बैठ जाएं और जो व्यक्ति होता है उसको ऊपर नीचे अप डाउन करना पड़ता है, बैठना होता है, तथा उसके बाद आदेश मिलते ही उठना और बैठना होता है। इसे मुख्य रूप से वरिष्ठ नागरिकों की पुष्टि परीक्षण कहा जाता है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, अगला जो हमारा टॉपिक होता है इससे रिलेटेड है, मतलब कि इसी का पॉइंट ये एक है कि आखिरकार किस तरीके से इसका मापन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है, यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है मैंने दोबारा से आप लोगों को कि क्या होता है, ठीक है, डायग्राम के द्वारा, कि जो एक व्यक्ति होता है नॉर्मली बैठा होता है विराम अवस्था में, उसके बाद में उसे एक ही आवाज़ में कहा जाता है उठो बैठो, यानी कि अप डाउन ऐसे ही इस क्रिया का रूप में कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, दूसरा है बाजू मोड़ परीक्षण। इसका अर्थ क्या है कि आखिरकार जो बाजू होते हैं ना, बाजू की क्षमता को मापा जाता है कि आखिरकार कितना बाजू, मतलब कितना क्षमता आप लगा रहे हैं, कितनी क्षमता आपके अंतर्गत है, उसको मापा जाता है अच्छे से, ठीक है। तो दूसरा हमारा पॉइंट है बाजू मोड़ना परीक्षण। ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं, पूरे अच्छे से डायग्राम को देखना है, फिर समझना है कि किस तरीके से बाजू के द्वारा उसको जो डबल्स होते हैं उसको उठाना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए है ये बाजू मोड़ परीक्षण होता क्या है। इसके द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की शरीर की ऊपरी भाग की शक्ति और सहन क्षमता को मापा जाता है। इसके लिए जो विधि है वो ये है कि यहाँ शरीर के ऊपरी भाग के हिस्से की शक्ति को मापने का उपयोग किया जाता है। यहाँ एक कुर्सी पर बैठकर हाथों में एक वस्तु को लेकर के फिर उसके बाद में बाजू के सहारे, जो बाजू होते हैं उसके सहारे हाथ में ली गई वस्तु को उठाना होता है तथा फिर वस्तु को वहीं पर लंबावता रूप से नीचे की ओर रख देना होता है।
तो नीचे की ओर करना, ऊपर की ओर उठाना, लंबावते रूप से नीचे की ओर उस वस्तु को फिर करना, डबल्स को करना। तो यही एक हिसाब से जो परीक्षण होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, कि बाजू मोड़ परीक्षण क्या होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है बैक स्ट्रेच परीक्षण। यानी कि बैक स्ट्रेच परीक्षण का अर्थ ये है कि अपने हाथों को, दोनों हाथों को पीछे की तरफ, अपने हाथ एक दूसरे की हाथों को किस तरीके से पकड़ा जाता है, इसे बैक स्ट्रेच परीक्षण कहा जाता है। यहाँ ऊपरी भाग के लचीलेपन के लिए काफ़ी ज़्यादा लचीलापन तथा काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली के रूप में होता है, तथा यहाँ कंधे को मोड़ करके मापा जाता है। यानी कि अपने कंधे को आधा मोड़ लिया जाता है, उसके बाद में किस तरीके से डायग्राम से देख सकते हैं आप, और अपने हाथों को लेफ्ट और राइट हाथों को किस तरीके से मिलाना होता है। ठीक है, इस सेंटर में मिलाना होता है, तो इसे मुख्य रूप से बैक स्ट्रेच परीक्षण कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है चेयर सिट एंड रिच परीक्षण। इसका अर्थ क्या है कि चेयर सिट एंड रिच परीक्षण में किन किन विधियों का उपयोग किया जाता है और क्या क्या इसके द्वारा कौन कौन सी होती है विधि। इसको एक कुर्सी पे बैठा दिया जाता है किसी व्यक्ति को, उसके बाद में चेयर सिट एंड रिच परीक्षण यानी कि उसकी गतिशीलता को मापा जाता है, उसकी जो होता है लचीलेपन को मापा जाता है कि होता क्या है। ठीक है, इसको द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए सारे निचले भाग को मापा जाता है। इसकी विधि जो होती है, सबसे पहले परीक्षार्थी को पुनः कुर्सी के किनारे बैठा करके सीधा करके आगे की ओर इस प्रकार से रखना होता है कि जिससे कि मतलब एक हिसाब से इस प्रकार से रखना होता है कि अपने अंगूठे को छू लेना है पूरी तरीके से। इस तरीके से आपका जो शरीर होना चाहिए कि कैसा होना चाहिए उसके बारे में है। ठीक है, जिससे कि रखने पर समकोण पर मुड़ रहा हो, यानी कि समकोण 90 डिग्री पर मुड़ रहा हो। ठीक है, समकोण 90 डिग्री पर बिल्कुल एकदम मुड़ रहा हो। ठीक है, उसके बाद में फिर बैठे और बैठने के बाद फिर झुककर पैर के आगे के भाग को छूना होता है। इसे ही मुख्य रूप से चेयर सिट एंड रिच परीक्षण कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है पांचवा बैक स्ट्रेच परीक्षण। ये बैक स्ट्रेच परीक्षण ये दोबारा से आ गया कि आखिर जो बैक स्ट्रेच परीक्षण होता क्या है। इसके अंतर्गत भी ये क्रिया आती है। ठीक है, कि आखिरकार अपने बाजुओं को किस तरीके से मोड़ा जाता है और इसके द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के कंधों की जो लचीलेपन की जो विधि होती है उसको मापा जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। अगला हमारा है 6 पॉइंट 8 फुट अप एंड गो परीक्षण। यानी कि जो 8 फुट अप एंड गो परीक्षण, इस विधि का नाम है जो काफ़ी लंबा है वैसे तो, लेकिन इसको भी करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, एक खिलाड़ी को ना एक कुर्सी पर बैठा दिया जाता है। उसके बाद में जो होता है कि 8 फुट की दूरी पर एक मार्कर रख दिया जाता है, एक मार्क कर दिया जाता है। ठीक है, 8 फुट की दूरी होनी चाहिए वहाँ से। उसके बाद में उस खिलाड़ी को कुर्सी से जब बोला जाता है कि अप एंड गो यानी कि 8 फुट की दूरी पे अप एंड गो परीक्षण। आप खड़े होइए, उसके बाद में गो छू करके फिर वापस रिटर्न आइए। इस परीक्षण का नाम यही है। ठीक है, वापस यहाँ से इस व्यक्ति को जाना पड़ता है, फिर वापस इस तरीके से वापस आना पड़ता है। इसी प्रकार से इसकी क्रिया जो होती है पूरी होती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है कि 8 फुट अप एंड गो परीक्षण। इसके द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की चलते समय गति, संतुलन तथा पूर्ति का मापन किया जाता है। किस तरीके से पूर्ति करता है, कितने समय में पूर्ति करता है उसको। ठीक है, इसके लिए विधि क्या क्या होती है, जैसे कि इसके लिए एक कुर्सी पर बैठकर 8 फुट की दूरी पर एक मार्क लगा दिया जाता है। उसके बाद में फिर परीक्षार्थी को कुर्सी पर सामान्य या नॉर्मल पोजीशन में बैठने को कहा जाता है और फिर उससे दौड़कर छूने तथा वापस आने तक की दूरी होती है, उसे मुख्य रूप से 8 फुट अप एंड गो परीक्षण कहा जाता है। इस डायग्राम से आप अच्छे समझ सकते हैं कि आखिरकार मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो डायग्राम अच्छे से देख लेना आप कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, डायग्राम से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन सी क्रिया क्या हो रही है, कब हो रही है। ठीक है, उसके बाद 7वां पॉइंट हमारा है छठा 6 मिनट चाल परीक्षण। यानी कि जो 6 मिनट तक की चाल परीक्षण होती है ना, इसके अंतर्गत क्या होती है कि 5 गज की 5 मीटर की दूरी पे ना आपको एक मार्कर दिया जाता है और उसको ना 50 मीटर तक की पूर्ति की जाती है कि आपको ना 6 मिनट चाल के अंदर इसको पूर्ति को पूरा करना है। तो मुख्य रूप से यही है कि 6 मिनट चाल परीक्षण होता क्या है। यहाँ परीक्षण वरिष्ठ नागरिकों की कार्यात्मक पुष्टि को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इस विधि का यानी कि जो कार्य करते हैं ना उसकी विधि को मापा जाता है। इसके दौरान जैसे कि 45 गज है
40 गज है, 35 गज है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, 5-5 गज का जो डिफिनेशन होता डिफरेंट है ना, वो 5-5 गज का जो होता है वो कहीं ना कहीं एक हिसाब से जो मार्क किया गया है ना, 5-5 गज की दूरी पर मार्क किया गया है, इसको पूर्ति करने के लिए किया गया है, ठीक है। उसके बाद में इसकी विधि, यानी कि जो इसकी विधि है ये क्या है। सबसे पहले इस परीक्षण के लिए 50 गज की एक आयताकार क्षेत्र को मार्क कर लिया जाए कि आयताकार क्षेत्र होना चाहिए 50 गज का टोटली, ठीक है। उसके अंतर्गत भी 5-5 मीटर की 5-5 मीटर की जो होती है उसको रेंज में भी डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्षेत्र में नियंत्रित अंतरालोक को चिन्ह लगा दिया जाता है 5-5 मीटर की दूरी पर। फिर उसके बाद में आदेश मिलते ही पद पर 6 मिनट तक चलना होता है, यानी कि 6 मिनट के अंदर 50 मीटर की दूर जो दूरी होती है 50 उसको जो होता है कि पूरी करनी पड़ती है। इसी को ये मुख्य रूप से कहा जाता है 6 मिनट 4 परीक्षण। डायग्राम से आप अच्छे समझ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो हमारा यहाँ जो 6 चैप्टर है वो अच्छे से जो है कि ख़त्म हो गया है। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको चैप्टर किस तरीके से लगा, कोई भी लगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर करना कि कोई डाउट है अगर आपको। और आगे आने वाली वीडियोस में हम ये देखेंगे कौन कौन से आखिरकार और भी परीक्षण किए जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।